नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इन्फ्लेशन की फर्स्ट वीडियो आपको मिल चुकी है। वहां पे आपको बता चुका हूं कि इन्फ्लेशन कैसे हमको लॉन्ग टर्म में अफेक्ट करता है, कितने पैसे की वैल्यू लॉन्ग टर्म में कितनी हो जाती है, ये सब मैं आपको फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं। WPI CPI के बारे में बताया, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के बारे में बताया। इस वीडियो में आपके साथ बात करूंगा कि भाई ये जो इन्फ्लेशन है ये हमको अफेक्ट कैसे करता है, हाउ इज इट अफेक्टिंग अस, इसमें स्पेकुलेशन कैसे होता है और इन्फ्लेशन से कौन कौन से मैकेनिज्म के थ्रू हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो बहुत ही बेसिक सी वीडियो है यहाँ पे। वैसे तो भाई किस किस कमोडिटी में आप इन्वेस्ट करके कैसे कैसे प्रॉफिट कमा सकते हो, ये तो बहुत बड़े सब्जेक्ट्स हो गए, इनके लिए तो पूरे पूरे इकोनॉमी के कोर्सेज चलते हैं, तो उतना डिटेल में नहीं, बट एक बेसिक जानकारी मैं यहाँ पे आपको देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि इन्फ्लेशन हमको अफेक्ट कैसे करता है। तो भैया इन्फ्लेशन इज डायरेक्टली लिंक्ड टू आवर परचेजिंग पावर। हमारी जो चीजों को खरीदने की कैपेसिटी है वो इन्फ्लेशन पे डिपेंडेंट है। अगर आप बात करो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और WPI को, ये अफेक्ट करता है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी को। अब आप बोलोगे कैसे। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? RBI बनाती है। RBI रेपो रेट, रिवर्स रेपो, MSF, इन सबको चेंज करती है। क्यों चेंज करती है? आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि जब महंगाई बढ़ती है, महंगाई को कंट्रोल में लाने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाने के लिए RBI इजी मॉनेटरी पॉलिसी या चीप मॉनेटरी पॉलिसी करती है। तो अगर इन्फ्लेशन कम है मतलब कि हमारी इकोनॉमी में ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी हो नहीं रही है, तो उसके लिए चीप मॉनेटरी पॉलिसी। तो ज्यादा पैसे को मार्केट में निकालो ताकि लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आए, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े। जब इन्फ्लेशन ज्यादा है तो पैसे की डिमांड को कम करना है, तो स्ट्रांग मॉनेटरी पॉलिसी, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी करनी है। तो भाई रेपो रेट को बढ़ा दिया जिससे लोगों के हाथ में पैसा जाएगा तो महंगा जाएगा, तो वो ज्यादा खर्च नहीं करेंगे, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा। ये इन्फ्लेशन क्या है? ये इन्फ्लेशन CPI और WPI तो है। ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या करते हैं? ये इन्फ्लेशन ही तो मेजर करते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिटेल साइड पे मेजर करता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स होलसेल साइड पे मेजर करता है। तो जब आप दुकान पे कुछ भी खरीदने जाते हो तो आप रिटेलर से सामान खरीदते हो, तो वो क्या हो गया? वो रिटेल प्राइस इंडेक्स में काउंट होगा। वो रिटेलर जब होलसेल मार्केट से जाके सामान खरीदेगा तो किस पे काउंट होगा? होलसेल प्राइस इंडेक्स में काउंट होगा। समझ गए? तो ये CPI WPI मॉनेटरी पॉलिसी को अफेक्ट करता है। और जब सरकार मॉनेटरी पॉलिसी बदलती है तो आपकी सेविंग्स ऋण पे इंटरेस्ट, आपकी बोरोइंग लोन्स पे इंटरेस्ट, ये सब बदल जाता है। तो कल की डेट में आप होम लोन लेते हो या मान लीजिए कार खरीदने के लिए लोन लेते हो, तो उस पर आपको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ये डिपेंड करेगा कि RBI ने मॉनेटरी पॉलिसी में बेस रेट क्या बना रखा है, रेपो रिवर्स रेपो क्या बना रखा है। उसी प्रकार से आपकी सेविंग बैंक अकाउंट में मान लीजिए 4 लाख रुपए पड़े हैं, तो उन 4 लाख रुपयों को अगर आप सेविंग बैंक अकाउंट में रखते हो तो कितना परसेंट इंटरेस्ट लिखेगा, FDs में डालते हो तो कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा। ये सब चीजें किस पे डिपेंड करती हैं? सरकार की मॉनेटरी पॉलिसी पे डिपेंड करती हैं। और बैंक थोड़ा बहुत मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से एडजस्टमेंट करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन एक इंडिविजुअल की पूरी इकोनॉमी की सेविंग कैपेसिटी को अफेक्ट करता है। तो मान लीजिए आपने 100 रुपए कमाए और कोई 100 रुपए की चीज आप खरीद रहे हो, तो इस साल आपके पास 100 रुपया है। अगले साल उस कीमत की, उस पैसे की कीमत 100 रुपए ना होकर 93 रुपए हो जाएगी अगर उस साल में 7% का इन्फ्लेशन है। मैं आपको एक परफेक्ट एग्जांपल देता हूं। कुछ दिन पहले मैंने 1 लाख रुपए की FD करी। अब मैंने 1 लाख रुपए की FDI जब SBI में करी तो मुझे इंटरेस्ट रेट क्या मिला? उसका 5.1%। लेकिन रिसेंटली जो CPI इन्फ्लेशन निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 7.5%। मतलब कि मैं अगर 100 रुपए लगा रहा हूं तो अगले साल मेरे 100 रुपए की कीमत कितनी हो जानी है? 92 रुपए 50 पैसे। मेरे पास 100 रुपए हैं तो अगले साल उस 100 रुपए की कीमत कितनी हो जाएगी? 92 रुपए 50 पैसे। क्योंकि 7.5% का तो इन्फ्लेशन है, अगले साल तक चीजें 7.5% महंगी हो गई हैं। तो मान लीजिए 1 लाख रुपए मैंने FD में डाला तो उस पर मुझे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 5.1%, 5100 रुपए का। तो मैं 5100 रुपए फायदा कमा रहा हूं, लेकिन मेरे उस 1 लाख की कीमत कम क्योंकि कितनी हो जाएगी? 92,500 रुपए। मैंने 7,500 रुपए गवा भी दिए यहाँ पे। तो ओवरऑल मुझे नुकसान कितने का हुआ? 2,400 रुपए का। तो मैं FD में इन्वेस्ट करके भी बुझाटे में हूं, अगर आप इस साल अभी के बेस से देखो। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं जो ट्रेडिशनल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हमें कहीं लेके नहीं जाएंगे, ये बात हमको पता है। समझ गए? तो मैं FD पे 5% पे पैसा लगा भी देता हूं तो भी मैं निगेटिव में ही हूं अगले साल। ठीक है? हाँ, वो अलग बात है कि मैंने उस 1 लाख रुपए को अगर अपने पास कैश रख लिया होता तो मैं और घाटे में होता, पूरे 7.5% के घाटे में होता। कम से कम FD में लगा के मैंने 5.1% का घाटा रोक लिया है, बट फिर भी 2.4% का घाटा मुझे हो रहा है अगर इन्फ्लेशन 7.5% का है। पूरा हिसाब समझ में आया? आपको नहीं समझ में आया है तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके फिर से देखिए।
तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट कौन सी अच्छी होगी? इन्वेस्टमेंट वो अच्छी होगी जो कम से कम इन्फ्लेशन को तो बीट कर सके। तो अगर आपके पास 100 रुपया है और आपने 100 रुपया कहीं इन्वेस्ट किया, तो कम से कम 7.5% का तो रिटर्न लो, ताकि इन्फ्लेशन को तो बीट कर सको। जो इस साल आपके पैसे की वैल्यू है वो अगले साल तक तो रहे, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। इतना भी नहीं हो रहा आज की डेट में, प्रॉब्लम ये है। ठीक है भाई, आई होप मैं प्रॉपर तरीके से आपको चीजें समझा पाया हूं। तो जो इन्फ्लेशन है वो कमोडिटीज के दाम को सीधे सीधे अफेक्ट करता है, और जब वो कमोडिटीज के दाम को सीधे सीधे अफेक्ट करता है तो केवल वही इफेक्ट नहीं होता, कुछ आउटसाइड फैक्टर्स भी यहां पे अफेक्ट कर रहे हैं। मैं आपको बात बताता हूं यहां पे दो तरीके की इन्वेस्टमेंट की। एक होता है मोमेंटम इन्वेस्टिंग, एक होता है वैल्यू इन्वेस्टमेंट। वैल्यू इन्वेस्टिंग और मोमेंटम इन्वेस्टिंग में क्या फर्क है? अगर किसी चीज के दाम बढ़ने लगते हैं, तो अगर एक चीज के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, तो लोग उसमें पैसा लगाते ही जाएंगे, लगाते ही जाएंगे, लगाते ही जाएंगे। इसको बोला जाता है मोमेंटम इन्वेस्टिंग। इसको मैं दो तीन तरीके से आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, तेल के दाम मान लीजिए बढ़े। अब तेल के दाम मान लीजिए 70 रुपए प्रति लीटर था पेट्रोल, वो 75 रुपए प्रति लीटर हो गया अगले दिन 80 रुपए प्रति लीटर हो गया, और सारे न्यूज मीडिया चैनल कवर कर रहे हैं कि भाई आगे आने वाले समय में तेल के दाम बढ़ेंगे। क्योंकि मान लीजिए कि ओपेक ने अपना प्रोडक्शन को कम कर दिया। मान लीजिए एक एग्जांपल, मैंने आपको हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे दिया। तो आपके दिमाग में क्या होगा, या मेरे दिमाग में क्या आएगा कि यार चलो अपने कार का टंकी फुल करा लेता हूं, कल की डेट में पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो कम से कम अभी तो टंकी फुल करा लूं। तो मैंने गया और 3,000 रुपए का मैंने पेट्रोल भरवा लिया। मेरे जैसे हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग हैं जो यही काम कर रहे हैं, जाके तेल भरवा ले रहे हैं। तो क्या हुआ यहां पे, एक कमोडिटी का दाम बढ़ा और मार्केट में स्पेकुलेशन है कि उस कमोडिटी का दाम और बढ़ेगा आगे। तो इस स्पेकुलेशन के चलते दाम बढ़ने के बाद उस चीज को लोग और खरीदने लगते हैं, और खरीदने के चलते उसके दाम और बढ़ते ही चले जाते हैं। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है मोमेंटम इन्वेस्टिंग। ये स्टॉक मार्केट में भी होता है। स्टॉक मार्केट में किसी शेयर के दाम बढ़े 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 बढ़े, सबको लगा रहे बढ़ रहा है, खरीदो 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 खरीदो, फिर धड़ाम खत्म, पूरा का पूरा मार्केट चला गया। समझ गए? तो ये बहुत होता है कि भाई स्पेकुलेशन हो रहा है कि इस शेयर के दाम बढ़ रहे हैं, थोड़े बड़े बढ़ते ही जा रहे हैं, सबको लग रहा है भाई ये तो बढ़ते जा रहे हैं, खरीदो खरीदो, और फिर वो गिर गए। आज की डेट में वॉरेन बुफे जैसे लोग, वॉरेन बुफे क्यों है? क्योंकि किंग है वैल्यू इन्वेस्टिंग की। कहीं पे भी तब इन्वेस्ट करते हैं जब उस चीज की वैल्यू के हिसाब से वॉरेन बुफे जैसे लोग उस चीज को खरीदते हैं। और ज्यादातर जो मार्केट होता है वो मोमेंटम के हिसाब से चीजों को खरीदता है। तो आप चीजों को अगर वैल्यू के हिसाब से खरीदते हो तो उसकी औकात है। लेकिन अगर आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग में इन्वेस्ट करते हो तो आप उन्हीं नॉर्मल लोगों की तरह हो जैसे कि सब होते हैं। ठीक है ना? कमाते स्टॉक मार्केट में वॉरेन बुफे जैसे लोग ही हैं। ठीक है? नॉर्मल इन्वेस्टर कभी नहीं कमा पाएगा, जितना कमाएगा उतना कमाएगा। ठीक है भाई? तो ओवरऑल यहां पे क्या बोला जा रहा है? यहां पे इन्फ्लेशन में इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन के फर्क को समझा जा रहा है। अगर आप किसी चीज को खरीदते हो, जिस चीज को आप खरीद रहे हो अगर उसकी इतनी वैल्यू है तो आप बोलोगे वैल्यू इन्वेस्टिंग। लेकिन जिस चीज की जितनी वैल्यू नहीं है उससे ज्यादा पैसा डाल के अगर आप उस चीज को खरीद लो तो उसको फिर स्पेकुलेशन बोला जाएगा, फिर वो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। क्योंकि इन्वेस्टमेंट रीजनिंग पे होता है, कुछ प्रॉपर आइडियाज के दम पे, कुछ प्रॉपर लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स के दम पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो। स्पेकुलेशन होता है कि भाई दूसरे खरीद रहे हैं, दूसरे बोल रहे हैं ऐसा होगा तो आपने भी खरीद लिया। ये ऑयल का एग्जांपल मैंने आपको यहां पे बताया। अच्छा, ऑयल में एक और चीज है इसके साथ, इस स्पेकुलेशन में कि मान लीजिए ऑयल के दाम बढ़े और मैंने जाके अपनी गाड़ी में तेल भरवा लिया, तो इससे तो फर्क आएगा ही आएगा। आपको पता है ना कि ऑयल एक कमोडिटी, और कमोडिटी में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो आज की डेट में कोई कंपनी है, उस कंपनी ने एक्सॉन मोबाइल नाम की ऑयल कंपनी के ऊपर एक ऑर्डर प्लेस कर दिया कि भैया अभी इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम बढ़ रहे हैं, आप एक काम करो, इतने मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल आप अभी से 6 महीने बाद मुझे दोगे, इसका हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। इसको बोला जाता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो एक कंपनी को, मान लीजिए रिलायंस जैसी कंपनी को अपनी फर्टिलाइजर या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए तेल की जरूरत है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को लग रहा है कि तेल के दाम आगे बढ़ ना जाए, मैं बस हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं, तो तेल के दाम आगे बढ़ ना जाए इसलिए मैं अभी एक्सन मोबाइल से तेल खरीद लेता हूं, क्योंकि अभी के लिए मार्केट में दाम बढ़ रहे हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे डायरेक्टली भी दाम बढ़ रहे हैं, तो मेरे जैसे लोगों ने डायरेक्टली जाके पैसा देके वहां पे तेल खरीद लिया। और इनडायरेक्टली कैसे बढ़ रहे हैं कि फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट प्लेस किए जा रहे हैं कि भैया अभी से 6 महीने बाद तेल को मैं आज के दाम पे खरीदूंगा, 6 महीने बाद वाले दाम पे नहीं खरीदूंगा। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से इन्फ्लेशन इंपैक्ट करता है किसको? प्राइस ऑफ अ कमोडिटी को। तो एक कमोडिटी की प्राइस पे ऊपर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार का इफेक्ट होता है, किसका? इन्फ्लेशन का। ये दोनों इफेक्ट मैंने अभी आपको एग्जांपल के साथ समझाया।
अब बात ये होती है कि इन्फ्लेशन तो देखिए रहने ही वाला है, इन्फ्लेशन एक एस्पेक्ट है हमारी इकोनॉमी का और ये आगे भी रहेगा। इन्फ्लेशन की बात की तो ये क्वांटिटेटिव इन्फ्लेशन है, इसकी कोई क्वालिटी नहीं है। तो एक एवरेज जो बास्केट है गुड्स का, उसके दाम बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, ठीक है। अगर दाम बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे जेब में जो पैसा है उसकी परचेजिंग पावर घटेगी। हाँ, हमारे जेब में पैसा, हमारी कमाई बढ़ रही है तो बात अलग है, ठीक है ना भाई। जब दाम बढ़ते हैं, दिस इज नॉट अ गुड न्यूज फॉर कंज्यूमर्स, क्योंकि कंज्यूमर्स को उतना ही सामान खरीदने के लिए ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। इसीलिए लोग रियल एस्टेट और कमोडिटीज जैसी चीजों में पैसा लगाते हैं, या फिर इन्फ्लेशन सेंसिटिव इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाते हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड हो गए, सिक्योरिटाइज्ड डेब्ट हो गए। अभी इसके बारे में आपको बताता हूं। इन्फ्लेशन में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में थोड़ा पैसा कमाया जा सकता है, एक तो है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट एक बहुत पॉपुलर चॉइस है कि भाई रियल एस्टेट एक ऐसी चॉइस है कि आप घर खरीद के रख लो, और वो घर का जब आप रीसेल करोगे तो मोस्टली ये देखा जाएगा कि भाई जिस दाम पे आपने खरीदा था और 7-8 साल बाद जिस दाम पे आप उसको बेचोगे, उस दाम में पहली बात बहुत फर्क होगा। दूसरी बात, जितने समय के लिए वो एसेट आपके पास रहेगा उतने समय आप उस पर रेंटल इनकम खा सकते हो। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, लोगों की अर्निंग बढ़ेगी, उससे आने वाला किराया भी बढ़ेगा। तो रियल एस्टेट को एक अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है। इन्फ्लेशन हेज माना जाता है, यानी कि ये इन्फ्लेशन के इफेक्ट को निगेट कर देता है, ये माना जाता है। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम है दोस्तों, अगर आप मुंबई और दिल्ली जैसी जगह पे जाके रियल एस्टेट के दाम देखोगे ना, दाम अनरीजनेबल हो गए, इलॉजिकल हो गए, इतने ज्यादा दाम हो गए रियल एस्टेट के जो जस्टिफाइड भी नहीं है। तो हर जगह रियल एस्टेट आपको इन्फ्लेशन से बचा लेगा ऐसा जरूरी नहीं है। वो आपके पर्सनल नेगोशिएटिंग स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आपने कैसी प्रॉपर्टी खरीदी, उसको किस समय पे बेच दिया, ये सब आपकी पर्सनल क्वालिटीज पे डिपेंड करता है। बड़े बड़े ब्रोकरों ने करोड़ों लाखों कमा लिए रियल एस्टेट के धंधे से। फिर बात करते हैं कमोडिटीज की। कमोडिटीज में ट्रेडिंग होती है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स पुटअप किए जाते हैं। कमोडिटीज में आपके गेहूं चावल भी आ सकते हैं, ग्रेन्स आ सकते हैं, प्रीशियस मेटल्स आ सकते हैं, सोना भी एक तरीके की कमोडिटी है, डायमंड भी एक तरीके की कमोडिटी, इलेक्ट्रिसिटी, ऑयल, बीफ, फॉरेन जूस, नेचुरल गैस, फॉरेन करेंसीज, ये सब कमोडिटीज में आते हैं। अभी भाई कमोडिटीज में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप इन्फ्लेशन से बच सकते हो। सबसे बेस्ट एग्जांपल है सोना। अगर आप सोना खरीद के रखते हो भाई, तो कल की डेट में सोने के दाम भी बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। आज तक ये समझा जाता है कि इन्फ्लेशन को बीट कर देता है सोने के दाम का बढ़ना। सोने का दाम इतनी तेजी से बढ़ता है जितनी तेजी से इन्फ्लेशन नहीं बढ़ता है। इसलिए सोने जैसी कमोडिटी को आप खरीद के अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप इन्फ्लेशन से बच सकते हो। प्लस इन कमोडिटीज के बेसिस पे जो फ्यूचर मार्केट चलते हैं उनसे भी आप इन्फ्लेशन से बच सकते हो, ऐसा बोला जाता है, ठीक है ना भाई। तो ये सब बातें, तो कमोडिटीज में इन्वेस्ट करके आप अपने मतलब इन्फ्लेशन को हरा सकते हो। फिर बॉन्ड है। अभी देखिए बॉन्ड उतना आप कह सकते हो कि अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा। बॉन्ड क्या होते हैं कि भाई किसी कॉर्पोरेट को पैसे की जरूरत है तो उसने बॉन्ड्स इशू कर दिए, ठीक है ना, आपने उन बॉन्ड्स को खरीदा, आपने उस कॉर्पोरेट को पैसे दे दिए। अब उन पैसों के ऊपर, उन बॉन्ड्स के ऊपर वो कॉर्पोरेट आपको इंटरेस्ट देगा। अब आप बोलोगे यार वो इंटरेस्ट तो फिक्स है, कल की डेट में अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो इंटरेस्ट, मेरा इन्फ्लेशन जो है वो इंटरेस्ट को निगेट कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ बॉन्ड होते हैं इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स। कभी कभी जब कंपनी पैसा लेती हैं बॉन्ड्स को देके तो वो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड देती हैं, और वो ये बोलती हैं कि सरकार जितना भी इन्फ्लेशन अनाउंस करेगी उससे हम 0.5% या 0.1% या 2% ज्यादा ही आपको रिटर्न देंगे। तो जो इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स हैं वो एक आप कह सकते हो कि प्रॉपर मैकेनिज्म हो सकते हैं इन्फ्लेशन को हराने का। स्टॉक्स हो सकते हैं अगर आपके पास उतनी नॉलेज है, लोन्स, डेप्ट ऑब्लिगेशंस, लेवरेज लोन्स। लेवरेज लोन्स क्या होता है? वो कंपनीज जिन्होंने जरूरत से ज्यादा लोन ले रखा है एक लेंडर से, जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी नहीं है, तो जब एक ऐसी कंपनी जिसकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी नहीं है उसको अगर आप लेवरेज लोन देते हो, लेवरेज लोन मतलब कि उसकी बहुत पुअर क्रेडिट हिस्ट्री है, बहुत ज्यादा उसने लोन ले रखा है, तो बैंक जब ऐसे बोरोवर्स को पैसा देती हैं तो उसमें बैंक के पास थोड़ी एक्स्ट्रा निगोशिएटिंग पावर होती है। तो बीच में ही बैंक अपने इंटरेस्ट रेट को बदल सकती हैं बदलते इन्फ्लेशन के हिसाब से। तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो लेवरेज लोन के ऊपर बैंकें अपना इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा सकती हैं। जो टॉप प्रायोरिटी क्लाइंट्स होते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता। जो लेवरेज लोन्स होते हैं जहां पे उन बोरोवर्स को लोन दिया जाता है जहां पे लोन देना रिस्की है, जहां पे बोरोवर ने बहुत ज्यादा लोन ले रखा है, तो वहां पे बैंक अपने हिसाब से उस लेवरेज लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट को घटा बढ़ा सकती हैं। तो इस केस में क्या होगा कि इन्फ्लेशन के इफेक्ट को बीट कर सकती है वो बैंक। तो इस तरीके के लोन ऑब्लिगेशंस के थ्रू भी इन्फ्लेशन को हरा सकती हैं ये बैंक के। कुल मिला के देखिए इन्फ्लेशन के अगेंस्ट अपने पैसे को बचा पाना ये बहुत मुश्किल काम है। दो ही तरीके हैं अपने पैसे को बचाने के, या तो भाई आप बहुत ज्यादा पैसा कमा लो कि इन्फ्लेशन का आपके ऊपर इंपैक्ट ही ना आए।
दूसरा तरीका ये है कि आप ऐसा कोई तरीका ढूंढ लो जिससे आप अपने पैसे को इतना रिटर्न पा लो कि भाई आप फायदे में आ जाओ। अभी रिटर्न पाने के जो तरीके हैं वो बहुत दिमाग वाले हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बॉन्ड्स, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, कमोडिटी ट्रेडिंग, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस, ये सब कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे बहुत सारे लोगों ने बहुत बहुत पैसा बना लिया, लेकिन सबके पास ये स्किल नहीं होती, बहुत लिमिटेड लोगों के पास ये स्किल होती है। दूसरा यहां पे एक चीज ये है कि मान लीजिए आप ट्रेडिशनल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हो, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट करते हो, देन यू आर डूम्ड टू फेल। आप वहां पे बस अपना पैसा बचा रहे हो और थोड़ा निगेटिव इंटरेस्ट के साथ बचा रहे हो, क्योंकि वहां पे आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। कैसे सक्सेसफुल हो गए यार? 5% एसबीआई, 5.1% एसबीआई अपने एफडी पे इंटरेस्ट रेट दे रही है, मार्केट में 7.6% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है सीपीआई, आप तो निगेटिव 2.4 में हो ना। तो एफडी जैसे ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट जो थे ना वो खत्म है। आज की डेट में अगर आपको इन्फ्लेशन प्रूफ इंस्ट्रूमेंट चाहिए तो आपके अंदर दिमाग होना चाहिए, काबिलियत होना चाहिए, रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। तो ये था सिंपल सिनारियो दोस्तों। आई होप आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाना।